नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 2014 में सत्ता संभालने के बाद इस सरकार के लिए ये दूसरा मौका है जब कैबिनेट में विस्तार किया गया हो। कैबिनेट विस्तार की जब से खबर आई है उस पर चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से कुछ और दावे किए गए तो विपक्ष ने कुछ और ही आरोप लगाए। फिलहाल बीजेपी के अलावा दो और पार्टियों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। लिहाजा इसके बाद से कैबिनेट विस्तार को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। हालांकि सरकार इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रही है, लेकिन फिर भी जानकार ये मान रहे हैं कि अगले 1.5 साल में अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव का पूरा खाका देखकर ही इस विस्तार को अंजाम दिया गया है। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का विशेष। तो अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार का आज दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इसमें 10 राज्यों से 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 19 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे पहले मंत्रिमंडल में कद बढ़ाते हुए प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। इसके बाद नई मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए एस अहलूवालिया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद और सिख नेता हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे और एमजे अकबर के अलावा मंडला से सांसद और आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश से शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज, चंदौली से बीजेपी सांसद महेंद्र नाथ पांडे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया गया है। दार्जिलिंग लोकसभा से वहां के लोगों ने भेजकर और प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी देकर एक कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी है, उसको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो गरीब आदमी है, आम जनता है, उसके हित में जो निर्णय अभी हो रहे हैं, उनके हित को ध्यान में रख करके हमारी कोशिश होगी उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में हमारा महिला होने के साथ साथ दलित होने के नाते अपने कैबिनेट में लेकर हमारा और देश की तमाम महिलाओं का, दलितों का मान बढ़ाया। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं और जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी निभाएंगे। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुखलाल मंडाविया राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दाहोद से सांसद और दलित नेता जसवंत सिंह भांबोर को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इस काम को हम तरीके से करें, ढंग से करें, लोगों को जिससे ज्यादा सहूलियत हो, आम जनता को, नागरिकों को, इसमें हम कैसे सहयोग दे सके, ये प्राथमिकता से हम काम करेंगे। जो नरेंद्र भाई राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, न केवल हिंदुस्तान लेकिन विश्व के नेता लोग भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी विकास में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हिंदुस्तान का विकास में और विकास के सहयोगी बनने का मुझे मौका मिलेगा, उसका मुझे गौरव है। राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद CR चौधरी और पाली से सांसद PP चौधरी भी शामिल हुए हैं। बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल को भी राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जैसे इंद्रधनुष बच्चों के लिए है, वहां से लगा के वरिष्ठ नागरिकों तक, लेबर्स क्लास के लिए, फार्मर्स क्लास के लिए, सब क्लासेस के लिए योजनाएं लाए हैं। उन योजनाओं की सही ढंग से क्रियान्वित हो, उनका एग्जीक्यूशन सही हो और उन एग्जीक्यूशन को मॉनिटर और सुपरविजन करने के लिए मंत्रिमंडल में कुछ सदस्य और लिए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जो हमें काम देंगे, उस प्राथमिकता से हम काम करेंगे, क्योंकि प्राथमिकता अब सेट करना का काम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का है। माई प्रायोरिटी इज टू डू वर्क लाइक मोदी जी इज वर्किंग 24/7 with a vision, with a commitment, and they are working for mostly for the poor people of this country, whether it's labor or whether it is
किसान। कर्नाटक से सांसद रमेश जिगा जिनागी और महाराष्ट्र से सांसद सुभाष राम राव भामरे ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। असम से बीजेपी सांसद राजन गोहेन और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टमटा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी सांसदों के अलावा आरपीआई से दलित नेता रामदास अठावले को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मैं तो कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू हेल्प द पुअर पीपल, व्हिचएवर द इलाका जो भी देने दो हमारा लीडर साहब, मैं बहुत खुशी से और ऑनेस्ट आई वांटेड टू डू माय जॉब। पंचायत के जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सांसद तक बना हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, तो इसलिए जो भी अनुभव मेरे पास रहे हैं उस अनुभवों का लाभ लेते हुए आने वाले समय के अंदर और अच्छे विकास के अंदर हम कैसे जा सकते हैं उसकी पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे। प्राथमिकता सबसे ज़्यादा ये अपना कृषि प्रधान देश है, प्राथमिकता किसानों की होगी, प्राथमिकता युवाओं की होगी, महिलाओं की होगी, महिलाओं को एम्पावर करने की होगी, समाज के सभी घटक, फिर दलित हो और एसटी समाज के हो, सभी का उत्थान। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए ध्यान दे रहा है, ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य का बात है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस पहले कभी हमारे नॉर्थ ईस्ट या आसाम को मिला नहीं। इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मान के हम लोग चलते हैं। वहीं दूसरी ओर निहाल चंद, रामशंकर कठेरिया, सांवरलाल जाट, मनसुख भाई बसावा और मोहन भाई कुंडारिया ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में 80 सदस्य हो गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाने और आगामी मॉनसून सत्र की तैयारी में जुटने की सलाह दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे को भी राज्य मंत्री के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में अनिल माधव दवे ने अपनी प्राथमिकताएं साझा की। हमारे साथ हैं न्यूली इंडक्टेड एमओएस मिस्टर अनिल माधव दवे जी। वेलकम टू राज्यसभा टेलीविजन सर। सर, इस विस्तार के क्या मायने देखते हैं आप? क्या हम माने कि मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी अभी से होने लगी है, या लंबे समय से जो आप संगठन में काम कर रहे हैं ये उसका रिवॉर्ड है? देश की सरकार देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों के लिए काम करती है और उसके विकास के लिए कैसा विस्तार होना चाहिए और क्या कार्य की योजना बनना चाहिए, उन सब चीज़ों का विचार करके मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी विस्तार करते हैं और वैसा ही विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री 3 E's की बात करते हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और एनर्जी की बात करते हैं। किस तरह का विजन है आगे आपका? देखिए, आजकल जो सरकारें चलने लग गई हैं और चलती थी और हैं और रहेगी, वो बहुत बड़ी होती है। उसके अंदर जितना फाइनेंस होता है, जितना मैन पावर होता है, जितनी योजनाएं बनती हैं, वो कॉमन सेंस से नहीं चलाई जा सकती। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसके लिए आपको परफेक्शन चाहिए उस विषय के अंदर। तो प्रधानमंत्री जी उस दिशा की ओर ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से हमने देश के अंदर सरकारें चलती हुई देखी हैं। हम उसकी स्थिति को देख रहे हैं और वो बहुत जल्दी उस स्थिति से बाहर आकर के देश को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं, और इसलिए वो उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनको करने से ये काम होगा। आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या क्या होंगी? प्रधानमंत्री जी जो अपेक्षा, इच्छा और योजना हम सबके सामने रखेंगे, उसको हम प्रामाणिकता के साथ, परिश्रम के साथ और शिद्दत के साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। और राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल भी आज केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाने वाले राज्य मंत्री रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अर्जुन मेघवाल कई बार संसद साइकिल से जाते हुए देखे जाते हैं। मंत्री बनने के बाद क्या उनकी ये सादगी बरकरार रहेगी, इस पर बात की उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। हमारे साथ है मोदी मंत्रिमंडल के नए चेहरे अर्जुन राम मेघवाल साहब। मेघवाल साहब, क्या प्राथमिकताएं होंगी मंत्री के तौर पर? देखिए, भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, इसके लिए मोदी जी की सरकार बहुत प्रयास कर रही है और जो भी दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे उसको संविधान की सीमाओं के तहत पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्राथमिकताएं हमारी, जो आप देख रहे हैं कि मोदी जी की एक ऐसी सरकार है जो हर सप्ताह कोई न कोई इनिशिएटिव ले रही है। जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको पूरा करने का काम होगा और जो मंत्रालय मिलेगा उसकी सीमाओं में रहते हुए, संविधान की सीमाओं में रहते हुए कार्य करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, बावजूद इसके सांसद बनने के बाद आप साइकिल से संसद जाते हैं। क्या इस तरीके की सादगी
बतौर मंत्री के तौर पर भी रहेगी? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार, उसकी पालना मैं करता रहूँगा। पार्टी के लिए आप क्या कदम उठाएंगे पार्टी को राजस्थान में या फिर आने वाले चुनावों में यूपी में, उत्तराखंड में ले जाने की? राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो इलाहाबाद में हुई उसमें एक बहुत बड़ा ध्येय वाक्य लेकर के हम उठे थे कि 21वीं सदी एशिया की होगी और एशिया में भी भारत की होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल का साफ कहना है कि बतौर मंत्री देश के विकास के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और देश के चोटी के दलित नेताओं में से एक और आरपीआई अठावले पार्टी के मुखिया रामदास अठावले को भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। उनके मंत्री बनने के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बदलाव आएगा, इस पर उन्होंने खुलकर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। मेरे साथ है न्यूली इंडक्टेड एमओएस रामदास अठावले जी। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। कहा जा रहा है कि आपका इंडक्शन जो है वो बीजेपी के दलित आउटरीच प्रोग्राम के तहत किया गया है। जातीय समीकरणों को कितनी तरजीह दी गई है इस रिशफल में? न्योता देने का प्रयत्न और न्याय देने का प्रयत्न मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जरूर कोशिश है कि दलितों के विरोध में बीजेपी तो नहीं है। बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी बार बार बता रहे हैं। लगातार शिवसेना और बीजेपी में खटपट की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में आप महाराष्ट्र में क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? मैं दोनों नेताओं से मिलूंगा और इस विवाद को खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर शिवसेना कोई इसी तरह का निर्णय लेती है कि भाई वो सरकार से बाहर जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय उद्धव जी नहीं लेगी। मुंबई सिविक पोल्स में आप बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। आपने 30 सीटों से ज्यादा की डिमांड की है। अब किस तरह के समीकरण बनेंगे? तो अगर शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई इकट्ठे आते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी को 30-35 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर शिवसेना बीजेपी का अलायंस टूटता है और आरपीआई और बीजेपी का अलायंस अगर हो जाता है तो रिपब्लिकन पार्टी 50-60 सीटें मांगेगी, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की ताकत मुंबई शहर में बहुत अच्छी ताकत है। आखिरी सवाल सर, यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, आप किस तरह की भूमिका देख रहे हैं अपने लिए? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें जरूर हम दलित का वोट जो है ये वोट बीजेपी के तरफ ट्रांसफर करने का, डाइवर्ट करने की कोशिश हम करेंगे। और केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में कई राज्यों में होने वाले चुनावों को भी मद्देनजर रखा गया है। इसमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश। यूपी की मिर्जापुर सीट से अपना दल के टिकट पर जीती सांसद अनुप्रिया पटेल को भी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि उन्हें मंत्री बनाए जाने के बाद से उनकी पार्टी और परिवार में विवाद भी शुरू हो गया है, लेकिन राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कलह की बात खारिज की। हमारे साथ हैं न्यूली इंडक्टेड एमओएस मिसेस अनुप्रिया पटेल। वेलकम टू राज्यसभा टेलीविजन मैम। ये जो कैबिनेट रिशफल हुआ है, आप इसको गवर्नेंस प्रिंसिपल पर देखती हैं या कहीं ना कहीं आंखें इलेक्शंस जिन राज्यों में होने वाले हैं उन पर हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनावों के बहुत बड़े मायने हैं और चुनावों पर हर राजनीतिक दल को ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो उनके विचार के केंद्र बिंदु में हमेशा से ही विकास और सुशासन रहता है। लगातार अपना दल के बीजेपी से विलय करने की भी खबरें आ रही हैं। ये सब पूरी तरह निराधार बातें हैं। 2 जुलाई को अपना ये चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे। अपना दल के विलय का तो सवाल ही नहीं उठता। यूपी चुनाव की अगर हम बात करें तो बेनी प्रसाद वर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुर्मी वोट ड्रिफ्ट हो सकते हैं? बेनी प्रसाद वर्मा जी तो कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको दोनों दलों से पूछना चाहिए कि वो कितने लोगों को अपने साथ ला पाए हैं। पार्टी में अंतर कलह जो है उससे कैसे निपटेंगे आप? पार्टी में किसी प्रकार की कोई अंतर कलह नहीं है। यहाँ सभी हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। अपना दल के लिए बहुत ऐतिहासिक मौका है। आप महिला मंत्री हैं, इस नाते आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और जो हमारी आम आवाम है उसका कल्याण करने के लिए जो भी मेरी क्षमता है उसका पूरा प्रयोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और केंद्रीय कैबिनेट का दूसरा विस्तार खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। कैबिनेट में 10 राज्यों से 19 नए चेहरों को एंट्री मिली है। तो वहीं राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को नरेंद्र मोदी कैबिनेट के दूसरे विस्तार में पदोन्नति मिली। 65 साल के जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 2008 में पहली बार महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के टिकट पर 2014 में फिर से मध्य प्रदेश से उच्च सदन के लिए चुने गए। एनडीए सरकार में वो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
प्रकाश जावड़ेकर के अलावा 19 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। इनमें बीजेपी नेता सुरेंद्रजीत सिंह आहलूवालिया भी शामिल हैं। 65 साल के एसएस आहलूवालिया फिलहाल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद हैं। पहली बार 1986 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2012 तक वो 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। सन 2000 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और इस वक्त वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। बीजेपी नेता रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी 1998 में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। तब से अब तक वो लगातार 5वीं बार जीतकर निचले सदन पहुंचते रहे। जनता पार्टी से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले 64 वर्षीय रमेश चंदप्पा कर्नाटक में 3 बार विधायक भी रहे हैं। बीजेपी में आने से पहले वो राष्ट्रीय नवनिर्माण वेदिके में तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते थे। गुजरात में बीजेपी के लिए लंबे समय से काम करने वाले पुरुषोत्तम रूपाला को भी कैबिनेट में जगह मिली है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो उस वक्त रूपाला कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते थे। 61 साल के रूपाला 2008 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए और 2016 के उपचुनाव में उन्हें फिर से राज्यसभा में जीत हासिल हुई। तेज तर्रार पत्रकार और मशहूर संपादक एमजे अकबर पिछले साल झारखंड से राज्यसभा में चुनकर आए थे, जबकि 2016 में वो फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए। मार्च 2014 में बीजेपी में शामिल होने के बाद 65 वर्षीय अकबर को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली, लेकिन 1989 से 1991 तक वो बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद भी रहे हैं। उस दौर में राजीव गांधी के वो बेहद खास माने जाते थे। राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने सिविल सेवा छोड़कर राजनीति शुरू की। 65 साल के मेघवाल 2009 में पहली बार लोकसभा पहुंचे, जबकि 2014 में फिर से उन्हें जीत हासिल हुई। 16वीं लोकसभा में वो बीजेपी से चीफ व्हिप भी रहे। साधारण जीवन शैली के चलते उनकी अलग छवि है। 60वें जन्मदिन से एक दिन पहले अनिल माधव दवे को कैबिनेट में जगह मिली। 2009 में अनिल दवे पहली बार राज्यसभा चुनकर आए, जबकि 2010 में फिर से वो राज्यसभा पहुंचे। 2016 में तीसरी बार मध्य प्रदेश से अनिल दवे बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में चुनकर आए। दिल्ली के जाने माने बीजेपी नेता विजय गोयल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 65 साल के विजय गोयल राज्यसभा में 2014 से राजस्थान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इससे पहले 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में सांसद रहे हैं। असम के नवगांव से लगातार चौथी बार जीतकर लोकसभा पहुंचे राजन गोहेने पूर्वोत्तर में बीजेपी के अहम चेहरा हैं। 1980 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट्स मूवमेंट से राजनीति की शुरुआत करने वाले 65 वर्षीय गोहेने 1991 में बीजेपी के सदस्य बने। इस साल असम चुनाव में उनकी भूमिका को अहम माना गया। 58 साल के महेंद्रनाथ पांडे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का फायदा मिलेगा। महेंद्रनाथ पांडे पहली बार 2014 में चंदौली सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले वो 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। राजस्थान के छोटू राम चौधरी नागौर सीट से पहली बार 2014 में जीतकर लोकसभा पहुंचे। 68 साल के चौधरी ने नौकरशाही से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। राजस्थान में बीजेपी के लिए वो लंबे समय से काम करते रहे हैं। वकालत से राजनीति में आए पीपी चौधरी ने पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव जीता और संसद पहुंचे। 63 साल के चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने सदस्य हैं। धुले के सांसद सुभाष रामराव भामरे पेशे से डॉक्टर हैं। 2014 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। बीजेपी से पहले सुभाष भामरे शिवसेना में थे। जसवंत सिंह भाभोर आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। 49 साल के भाभोर पहली बार दाहोद सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। गुजरात में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ कई काम किए हैं। पटेल समुदाय के मनसुख मंडाविया महज 44 साल के हैं। पटेल आंदोलन के बाद मनसुख मंडाविया को कैबिनेट में जगह देने से बीजेपी को फायदे की उम्मीद है। 2012 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने। गुजरात में बीजेपी के साथ वो लंबे समय से जुड़े हैं। 57 साल के फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी समुदाय के हैं। मंडला से सांसद कुलस्ते का लोकसभा में 5वां कार्यकाल है।
वाजपेयी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। अल्मोड़ा के 43 वर्षीय सांसद अजय टमटा दलित हैं। 2014 में वो पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले वो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में 5 साल तक मंत्री रह चुके हैं। अगले साल उत्तराखंड चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बेहतरी की उम्मीद में है। कृष्णा राज यूपी के शाहजहांपुर से पहली बार 2014 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 49 साल की दलित नेता कृष्णा राज इससे पहले 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उन्हें कैबिनेट में शामिल किए जाने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर दलित नेता रामदास अठावले राज्यसभा में आरपीआई के इकलौते सांसद हैं। 1998 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता, फिर 1999 और 2004 में भी उन्हें कामयाबी मिली। 56 वर्षीय अठावले ने कांग्रेस एनसीपी से अलग होकर 2011 में महाराष्ट्र में एनडीए का हाथ थामा। कैबिनेट विस्तार में सबसे कम उम्र की मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। 35 साल की अनुप्रिया कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव जीता। 2012 में वो रोहनिया सीट से विधायक थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से शिवसेना और अपना दल खुश नहीं है। वहीं कांग्रेस और सीपीएम ने इसे चुनावी गणित बताया है। समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी के एजेंडे का विस्तार बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के तुरंत बाद शिवसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। पार्टी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए का न होकर महज बीजेपी का है। शिवसेना के लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। पार्टी से फिलहाल अनंत गीते ही मंत्रिमंडल में अकेले मंत्री हैं। सभी बीजेपी का विस्तार है ये। बात रही एनडीए की, मुझे लगता है कि अकाली दल को भी नहीं बुलाया, तेलुगु देशम को नहीं बुलाया, तो जो दुख उनका रहेगा वो शिवसेना का है। शिवसेना के मन में कोई दुख नहीं है। एनडीए के एक और घटक दल अपना दल ने भी पार्टी की निष्कासित सांसद अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल से कोई बात नहीं हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जब हम लोग घटक दल हैं तो हमें विश्वास में लेना चाहिए था। चाहे टेलीफोन से अमित शाह जी पूछ लेते या कोई पूछ लेता या हमको बुला लेते कि भाई हम आपके पार्टी से किसी को बनाना चाहते हैं, तो घटक दल का फर्ज मतलब अच्छी तरह से हो जाता, अच्छा हो जाता था सब। कांग्रेस और सीपीएम का आरोप है कि मंत्रिमंडल विस्तार में काम की जगह चुनावी गणित को ध्यान में रखा गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से नए मंत्री बनने के बावजूद केंद्र सरकार का एजेंडा नहीं बदलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी कवायद केवल चुनावी लाभ लेने और वोट बटोरने तक सीमित है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के गिरते ग्राफ को बचाने की भी आखिरी कोशिश है। अभी देखा गया सरकार ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर जोर दे रही है और गवर्नमेंट के ऊपर इतना जोर कि चुनाव जीतने के लिए ही मंत्रिमंडल के प्रसार को ही हथियार के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। तो ये बहुत बदनसीबी है इस देश के लिए और योग्यता को ध्यान नहीं दिया गया। एजेंडे में फिर बदल क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सांप्रदायिकता का है, जनहित का नहीं है। सद्भाव बिगाड़ने का है, विकास का नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि शोषित और वंचित तबकों से कुछ मंत्री बना देने से पूरी कौम का भला नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का ये दूसरा विस्तार है। इसमें राजस्थान से 4 तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से 3-3 मंत्री शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र से 2 और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक और असम से 1-1 मंत्री शामिल हुए हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि यह कैबिनेट में फेरबदल नहीं बल्कि इसका विस्तार है। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया था कि इसके जरिए बजट के लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जानकार इसे चुनावी कदम मान रहे हैं। जाते जाते इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। नमस्कार। सभी मंत्रीगणों के लिए जिन प्रदेशों से नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है उनमें असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं।
इनमें से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल, जबकि गुजरात और कर्नाटक में 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं। असम और पश्चिम बंगाल में हालिया चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा हुआ, लिहाजा जानकारों का मानना है कि आगे और पीछे देखकर बीजेपी ने कैबिनेट का विस्तार किया है। 6 या 7 राज्य चुनाव की तरफ जा रहे हैं पिछले अगले 1-1.5 साल में। जाहिर है कि उनको मद्देनज़र रखते हुए ही रिशफल हुआ है। तो अगर उस ज़रिए उस दायरे से देखा जाए तो हम यूपी में इतने सारे लोगों को लिया है और उसमें से अलायंस पार्टनर भी हैं। जो अपना दल से जो एक महिला को लिया गया है, उधर भी हमें काफ़ी अंतर्धन हमें देखना पड़ रहा है। जो पार्टी के अंदर में यूनिटी नहीं है, उससे छोड़ के हम ये भी देख रहे हैं गुजरात से 3, उत्तर प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 1। तो इसमें एक चीज़ तो तय है कि अगले साल चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड से पहले चुनाव है। वो चुनाव के बारे में काफ़ी सोच समझ के ही ये जो विस्तार वो किया गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 80 पहुंच गई है, लिहाजा जानकारों का मानना है कि चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से फिलहाल दूर हो रही है। नए कैबिनेट में जिस तरह तजुर्बे को जगह दी गई है, उसको देखते हुए जानकारों का मानना है कि केंद्र के कामकाज को दुरुस्त करना भी सरकार के एजेंडे में है। जो औसतन उम्र कैबिनेट की है वो थोड़ा बढ़ गई है। पहले हम जब नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि नए और युवा चेहरों को सरकार में आना चाहिए। लेकिन इस रिशफल के बाद हम देख रहे हैं कि अधिकतर मंत्री जो हैं वो उनकी एवरेज एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 65 वर्ष हो गई है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कैबिनेट से हटाए गए मंत्रियों की सूची और लंबी हो सकती थी, जो सरकार ने नहीं किया। पहला चीज ये देखने का है जो सारे पहले के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, होम, फाइनेंस, बाकी सारे और कॉमर्स, उनको किसी को भी रद्द-बदल नहीं किया गया। जहाँ इस भी है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस बहुत ठीक नहीं रहा और शिक्षा के बारे में भी लोगों ने सोचा था कुछ बदलाव हो सकती है, पर उधर भी नहीं हुआ। एनडीए के कुछ घटक दलों ने इस कैबिनेट विस्तार से खुलेआम नाराजगी जाहिर की। शिवसेना ने कहा कि मौजूदा विस्तार में सहयोगी पार्टियों को तरजीह नहीं दी गई। आपको बता दें कि मौजूदा विस्तार में शामिल किए गए 19 में से 17 मंत्री बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। जानकार इसके पीछे कई वजह देख रहे हैं। एक तो देखिए, आप जो शिवसेना और बीजेपी के जो टकराव चल रहा है आपका महाराष्ट्र में, उसका मुझे एक छवि इधर दिख रही है कि शिवसेना से किसी को एकोमोडेट नहीं किया गया। इसमें लगता है कि जो शायद बीजेपी में ये भी सोच है, जो आगे ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में हमें अलग ही लड़ना पड़े। जानकार मानते हैं कि कैबिनेट विस्तार में जाति और धर्म का बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया, लिहाजा इस समीकरण को लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।